सो हेलो एवरीवन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट में आता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में आता है। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का, इसमें भी आता है मैनेजमेंट। और ये फिज़िकल एजुकेशन हमारे बीकॉम सेकंड ईयर में यानी कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन नाम के सब्जेक्ट में को कैरिकुलम का ये सब्जेक्ट है। इसमें आता है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में ये सब चीज़ें इन सारे में आती है, तो इसलिए इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम पढ़ते हैं। अगर एक बार आप पढ़ लिए हैं, जैसे कि ये सबसे पहले आपका जो है क्लास 12th में आया था बिजनेस स्टडीज़ में, तो अगर आपने इसमें इस क्लास में पढ़ी होगी तो आप आगे वाले सब्जेक्ट में भी आराम से, आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत रही होगी बस। तो आज हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैनेजमेंट जो है हर जगह पे लगा होता है। मैनेजमेंट के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट जैसे कि मैनेजमेंट से आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो है एक मैनेजर करता है, लेकिन आपके हाउस का मैनेजमेंट कौन करता है? आपके घर पे मैनेजमेंट कौन करता है? आपके पापा करते हैं, आपकी मम्मी करती हैं। आपका कुछ काम है, उसका मैनेजमेंट कौन करता है? आप करते हैं। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपकी छोटी से छोटी डे बाई डे यूज़ में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है। आपके छोटे से छोटे चलने फिरने में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है। आप कैसे चल रहे हैं, इसमें भी एक मैनेजमेंट ही लगा है। आप टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो ये बेकार लगेगा देखने वाले को भी, आपको भी। आप एक सही मैनर से आप चल रहे हैं, इसमें भी आपका एक मैनेजमेंट हुआ है, तभी आप सही ढंग से चल पा रहे हैं। आपके उठने बैठने, खाने पीने, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़े बिजनेस में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, हर जगह पे एक मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह पे आपको मिलेगा। In simple words, management is the process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है कि चीज़ों को, हम अपने मोटिव को कैसे, अपने मोटिव तक पहुँचे, कैसे अपने मोटिव को, अपने एम को प्राप्त करें, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट करें, क्या क्या गोल सेट करें, कैसे अपने स्टडी को मैनेज करें, यही सब हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। और हम अपने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट कैसे दें, यही सब हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा एक अच्छा आउटकम देता है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ विच इट कन्फर्म द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैनेजमेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे इन्वॉल्व होता है। हमारे जैसे गेम में भी मैनेजमेंट होता है। हमारे फिज़िकल एजुकेशन है, इसमें गेम से रिलेटेड चीज़ें की बात की जाती हैं, तो हमारे जो गेम्स है उसमें भी तो मैनेजमेंट होता है। जैसे क्रिकेट हो रहा है, इसमें मैं कैप्टन जो है वो मैनेज करता है चीज़ों की, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, बॉलिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, ये सब भी मैनेजमेंट है। हर जगह पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, हर छोटी सी छोटी जगह पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। It functions define the activities of any job in the organization in an effective and efficient manner। ये जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने हैं, गेम्स में जो हमको प्ले करना है, इन सब चीज़ों में एक इफ़ेक्टिव तरीके से हमको काम करें कि हम अपने गोल तक अचीव कर पाएँ, यही हमारा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन विच मैनेजमेंट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन विच इज़ द फोर्स दैट। जो मैनेजमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन जो होता है, आपस में जब मिलजुल के लोग रहेंगे तभी तो मैनेज कर पाएंगे अच्छे से चीज़ों को। जैसे एक टीम है, टीम में अब अगर लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कहाँ से कोई मैनेज कर पाएगा उन्हें। जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में अगर आपस में टीम मेट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो अगर जो कैप्टन होगा, कैप्टन उनको इंस्ट्रक्शंस देगा ऐसे करो ऐसे करो, तो वो लोग मानेंगे ही नहीं बात को। मैनेजमेंट उनका सक्सेस ही नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट उनका बेकार चला जाएगा। तो उनकी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वो रिज़ल्ट भी नहीं दे पाएंगे। ये हमारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट।
जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का भी एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता है कि तभी हमारा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग यानी कि थिंक बिफोर एक्टिंग। हमें कुछ करने से पहले हम सोचते हैं, एक बार नहीं 2 बार सोचते हैं, कई बार सोचते हैं हम कि हम जो करने जा रहे हैं वो कैसे करें। जैसे आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, आप पहले सोचेंगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब वापस आएंगे। पहले आप ये सब प्लानिंग कर लेते हैं, तब वो एक्शन आप लेते हैं। तो वही हमारा प्लानिंग है। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही सेम चीज़ है, गेम में भी यही सेम चीज़ है। हर चीज़ में प्लानिंग हमको करनी ही पड़ती है पहले। आप आपके डेली लाइफ में प्लानिंग रहती है। आपको स्कूल जाना है, आप प्लानिंग करेंगे हम स्कूल कैसे जाएं, हम यहाँ से निकलें, फिर कहाँ कैसे, साइकिल से जाएं, बाइक से जाएं, रिक्शे से जाएं, कैसे जाएं, फिर वो स्कूल पहुँच के आप वहाँ पे प्लानिंग करते हैं घर कैसे वापस आएँ, कैसे क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजिंग शब्द है वो इंडिकेट करता है कि कैसे काम को बांटा जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, अलग अलग जो काम है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना और सबको एक स्पेसिफिक उनके स्किल के अनुसार उनको काम देना। जैसे जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं। कोई बड़ा कॉलेज है उसमें डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं। हर चीज़ में डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं। जब वो वाइड होती है, बड़ी होती है, तो उसमें डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं। वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट ही है। डिपार्टमेंट को जब बांटेंगे, उसमें एक सेपरेट लोग रहेंगे, इसमें अलग लोग रहेंगे, उनके स्किल्स के अनुसार उनको हायर किया जाता है, तो वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। स्टाफिंग को आप स्टाफ यानी कि स्टाफ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का या कहीं का भी, जो काम करने वाला स्टाफ कर्मचारी होता है, उनकी जो नियुक्ति होती है, रिक्रूटमेंट होती है, वो इस तरीके से हो कि राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। वो जॉब के लिए जो एक पार्टिकुलर जॉब अप्लाई कर जाएगा, वो ऐसा बंदा अप्लाई कर रहा है, आपको उसको चेक करना होगा कि वो इसके लिए स्किलफुल है या नहीं है, वो एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट प्रोवाइड करा पाएगा नहीं करा पाएगा। अच्छे मतलब उनके स्किल के अनुसार अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, ये हमारा स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफ में जो कर्मचारी हैं उनको चुनना स्टाफिंग कहलाता है। डायरेक्ट करना, निर्देश देना। जो हमारे सीनियर रहते हैं वो लोग निर्देश देते हैं हमसे, जो बड़े होते हैं पोस्ट वाइज या एज वाइज, वो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी हैं। कंट्रोलिंग, आप जब कहीं काम कर रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करना, जो आपका हायर अथॉरिटी होती है वो कंट्रोल करती है, चीज़ों को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है कि कैसे क्या चलेगा आपस में। ये सब जो है मैनेजमेंट के एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हैं, ये चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी। ये ऐसे ही चलते रहते हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ये देखिए आपके तीर भी बने हुए हैं, एरो बने हुए हैं, ये आपके कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे होता है कहीं पे लगाए जाते हैं मैनेजमेंट के, तो ये हम इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम पढ़ेंगे अब। अचीविंग ग्रुप गोल, जो हमारे ग्रुप का गोल होता है या पार्टिकुलर बंदे का जो गोल होता है उसको कैसे अचीव करें, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, आपके हर एक छोटी सी छोटी चीज़ में मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, और वो एक अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए, एक अच्छा आउटकम पाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके चलने फिरने में भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ में जब मैनेजमेंट लग रहा है, तो आप ही सोचिए जब कोई बड़ी चीज़ होगी तो उसमें मैनेजमेंट नहीं लगेगा क्या? हर चीज़ में मैनेजमेंट लगेगा। तो अचीविंग ग्रुप गोल, जो ग्रुप का गोल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, आपके टीम का जो गोल है, गेम का जो गोल है, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजमेंट जो है आपके टीम वर्क को इफेक्टिव बनाता है, और जो आपके कोऑर्डिनेशन है, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में मिलजुल के रहने का जो व्यवहार है, वो सबको अच्छा करता है। Managers gives a common direction to individual efforts and achieving the overall goal of the organization। जो मैनेजर है वो कॉमन डायरेक्शन देता है इंडिविजुअल्स को
कि आप कैसे एफर्ट डालेंगे एक पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी कि हमको किसी काम को हम कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, हमको कम कॉस्ट लग रही है, कम टाइम लग रहा है, कम एफर्ट्स लग रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, एक अच्छा आउटकम हम दे रहे हैं। हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ करते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वही मैंने जो कहा कि कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, टाइम्स एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, रिजल्ट आउटकम अच्छा देते हैं। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये डायनेमिक वर्ड जो है ये मैनेजमेंट से कैसे जुड़ा है? डायनेमिक मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन में चले जाएं और उस सिचुएशन में आप घुल मिल जाएं। तो मैनेजमेंट जो है हमारे सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कोरोना में, जब कोरोना टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो वहाँ का मैनेजमेंट हमारा चेंज हो गया था, हर चीज़ का मैनेजमेंट चेंज हो गया था। तो वही है, जैसा भी सिचुएशन आता है, सर्दी आती है, सर्दी में हम सीजनल वाइज सर्दी आती है, बारिश आता है, गर्मी आती है, तो हमारा मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। गर्मी में हम जल्दी उठ जाते हैं, ठंडी में हम जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग उठ जाते हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन ठंडी में जहाँ तक नॉर्मल पीपल जो हैं देर में ही उठते हैं क्योंकि उन्हें ठंडी लग रही होती है। तो यही सब बातें हैं कि सीजनल वाइज कैसा मैनेजमेंट करना है। जैसे कि फलों की दुकानें, फल सीजन फल जो होते हैं वो सीज़न वाइज होते हैं। ठंडी में दूसरे फल आते हैं, गर्मी में दूसरे आते हैं, बरसात में दूसरे फल आते हैं। इन सब में जो सीजनल वाइज जो फल हैं, इनके जो फल के सेलर हैं, इनको भी तो मैनेजमेंट करना रहता है कि अब कौन सा सीज़न आ रहा है, पहले से फल का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो वो सब भी मैनेजमेंट है। जैसा भी सिचुएशन आता है उसमें घुल मिल के मैनेजमेंट करना हमारा क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पर्सनल खुद का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, टीम का ऑब्जेक्टिव है। हमारा भी तो एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने टीम को कहाँ पे ले जाएं, हमारा कितना ज़्यादा इफेक्टिव हम करें कि हमारी टीम हायर तक पहुंच जाए, सबसे आगे हो जाए, नंबर 1 पे। तो ये भी हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हमारी सोसाइटी को भी डेवलप करता है। वो कैसे? मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, लोग अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छे प्रोडक्ट पाएंगे, तो हमारी सोसाइटी ओवरऑल और डेवलप होती चली जाएगी धीरे धीरे। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी, जब हम मैनेजमेंट करके जब हमारी टीम जीतेगी या ऑर्गेनाइजेशन हमारा बड़ा होता जाएगा तो हमारे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एम्प्लॉयमेंट का। जब मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे। जैसे हमारा वाइड होता जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन है, और ज़्यादा लोग उसमें टीम वर्कर्स और ज़्यादा चाहिए होंगे, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ते जाएंगे, स्टाफ की ज़रूरत रहेगी। एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी उन्हें हम लोग लेंगे, उन्हें अपना यूज़ करेंगे अपने मैनेजमेंट में। तो ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी, पूरा समाज को हमारा डेवलप करता है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के मेनली 3 पार्ट्स हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है और साइंस और प्रोफेशन है, जो आर्ट होता है वो हमारा स्किल्स से रिलेटेड है, पर्सनल एप्लीकेशन से, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड है। साइंस जो है हमारा नॉलेज पे रिलेटेड होता है, जो जनरल ट्रुथ होते हैं, जो ट्रुथ्स होते हैं उस पर जो साइंस एज अ मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशन जैसे ऑक्यूपेशंस होते हैं, जो ऑक्यूपेशन चाहने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है, वो सब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव अ डिज़ायर रिजल्ट। जो आर्ट है वो आर्ट जो है स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, जो आपका खुद की नॉलेज है और आपकी स्किल है, उससे जो नॉलेज हमारे अंदर है उससे अपने गोल तक कैसे पहुँचे, उसका जो डिज़ायर रिजल्ट होता है उसको देने के लिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट होता है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। ये जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है ये आपकी पर्सनल नॉलेज होती है, पर्सनल स्किल होती है, जो आपके अंदर होती है शुरू से। तो वही जो है ये आपको या तो स्टडी आप कर रहे हैं उससे आपको प्राप्त हो जाती है, ऑब्जर्वेशन से हो जाती है, एंड एक्सपीरियंसेस, आप कोई चीज़ लगातार करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका बना हुआ है, इससे भी आपको मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। यही है आर्ट।
स्किल, कला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरिकल नॉलेज, जो हमारे पास थ्योरिकल नॉलेज है इन एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपलसरी इन एक्वायर थ्योरिकल नॉलेज, जो हमारी खुद की थ्योरिकल नॉलेज है, हमने कोई बुक पढ़ी या कहीं पढ़ा, इधर उधर कहीं से पढ़ा, हमारे खुद के अंदर जो थ्योरिकल नॉलेज होती है वो हमारा स्किल को डेवलप करती है, हमारे आर्ट्स को। तो ये जो हमारे स्किल होती है इससे हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कितना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, वही हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। प्रोफेशनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हमारे प्रैक्टिस पे डेवलप होती है, हम कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कितने हम नए थॉट्स अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं, ये सब हमारे मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज that is based on general truth which can be tested anywhere and anytime। जो मैनेजमेंट है वो हमारा साइंस कैसे है? साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इसको हम कहीं भी इधर उधर अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारा जनरल ट्रुथ पर बेस्ड होता है, जो हमारे ट्रुथ होते हैं उन पर बेस्ड होता है। इसको जैसे कोई लॉ है, साइंस का लॉ है, उसको जो जनरल ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं, आपको कहीं आपका पर्सनल नॉलेज नहीं है, वो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारे जांच पड़ताल के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जाके हमारा साइंस बनते हैं, जो जनरल ट्रुथ होते हैं। विच कैन बी टेस्टेड एनी वेयर एनी टाइम, जो साइंस होती है जैसे कि जनरल ट्रुथ होते हैं, तो इसको कहीं भी कभी भी, ये एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है, तो कहीं भी कभी भी एनी टाइम इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस फीचर ऑफ साइंटिफिक साइंस एज फॉलोज, साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई नई खोज करते हैं, खोज तो डिस्कवरी हो जाती है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो, और ऑब्जर्वेशंस, उनका जो इतने साल का ऑब्जर्वेशंस होता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो उनका बहुत सारी चीज़ें वो सीखते रहते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशंस होता है उन सबसे जो मैनेजमेंट बनाया गया है वो मैनेजमेंट एज अ साइंस है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये आप कहीं भी चले जाएं हर जगह ट्रू ही होगा, हर जगह यह ट्रू रहेगा, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरा रूल है, कहीं और आप चले जाएंगे वहाँ पे वो रूल बदल जाएगा। साइंस का रूल हर जगह सिस्टमैटिक होता है, तो हर जगह सेम ही होता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इन रिस्ट्रिक्टेड। जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन क्या होता है कि कोई बंदा क्या काम कर रहा है, एज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेसिफाइड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि आपको कोई ऑक्यूपेशन चाहिए, तो ऑक्यूपेशन पहले तो जॉब होनी चाहिए। जॉब किस चीज़ की होनी चाहिए? जॉब अगर जिस बारे में है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको स्किल्स होनी चाहिए, तब ना आपको हायर किया जाएगा। तो वही जो पर्सनल नॉलेज आपके होती है, नॉलेज और स्किल्स, इससे आपको प्रोफेशन रिलेटेड होता है। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलोज, वेल डिफाइंड बॉडी, all the professions are based on the well defined body of knowledge। आपको प्रोफेशन चाहिए तो आपको कोई इंटरव्यू होता है आपका, या तो एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तब आपको जाके वो जॉब मिलती है। तो आपको एक वेल डिफाइंड बॉडी आप होनी चाहिए, आपके अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, पूरी अच्छे से पूरा निचोड़ होना चाहिए आपके अंदर, पूरा उसके बारे में A to Z सारी नॉलेज होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जैसे कि आपके एंट्री रोक दी जाती है, या तो इंटरव्यू दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, या फिर जो भी कुछ होता है, क्वालिफ़िकेशंस, मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, इस वजह आपकी एंट्री जो रोक दी जाती है प्रोफेशन में। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वीडियो अभी यहाँ ख़त्म हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे अपना। तो अगली वीडियो जो है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। जो हेनरी फेयोल हैं, इन्होंने जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 12th में भी, और आगे चलते हुए भी, आगे भी क्लासेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट,
वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। आपके दोस्त लोग भी यही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।